नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और एक बड़ी खबर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है जो मैं चाहता हूं कि आपके साथ शेयर करूं। खबर ये है कि एक डिप्टी कलेक्टर, आप खुद पहले उनका बयान सुनिए। जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मेरे ही मकान के उद्घाटन में सर्वधर्म प्रार्थना में मेरी आस्था सर्वधर्म के धर्मगुरुओं में होने में और भगवान बुद्ध की अस्थियों के दर्शन करने की जो मेरी धार्मिक भावना थी वो मेरी हृदय से आहत हुई है। मैं इससे बहुत दुखी हुई यह पत्र प्राप्त करके कि जब मैं एक अधिकारी होते हुए, एक डिप्टी कलेक्टर होते हुए, अगर मैं अपनी धार्मिक भावनाओं को, अपने मौलिक अधिकारों को अपने ही घर के उद्घाटन में शामिल होने की अनुमति अगर मुझे नहीं मिल सकती है तो यह संवैधानिक अधिकारों का हनन है। और अगर मैं अपने ही अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती इस पद में रहते हुए तो मैं इस पद में रहना उचित नहीं समझती हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने अधिकारों के लिए लड़कर मैं प्राप्त नहीं कर सकती तो फिर मैं किसी के लिए भी नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए कल दिनांक 22 जून 2023 को जीएडी से मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से ये पत्र प्राप्त हुआ था और आज तहसीलदार के माध्यम से ये पत्र प्राप्त हुआ है। इस पत्र के आलोक में मैंने अपना इस्तीफा प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा है कि मेरी जो धार्मिक आस्थाएं हैं, सर्वधर्म प्रार्थना करने की, और जो मेरा मौलिक अधिकार है कि अपने घर के उद्घाटन में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने पति के साथ रहने का जो मेरा अधिकार है, अगर यह अधिकार मुझे नहीं मिलता है तो मैं इस पद पे नहीं बने रहना चाहती हूँ। सोचिए, ये डिप्टी कलेक्टर हैं और एमपी, सोचिए निशा बांगरे, और संवैधानिक अधिकारों के देखा कि उल्लंघन हो रहा है, इन्होंने रिजाइन कर दिया। ये आदिवासी समाज से हैं और बहुजन समाज के लिए बड़ी खबर है। अगर हम लोग ऐसे लोग के साथ खड़े नहीं होंगे तो कोई भी आने वाला हिम्मत नहीं करेगा। इस देश में SC ST OBC के अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चीफ जस्टिस हो, जस्टिस कर्णन को जेल में डाल दिया गया। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, राष्ट्रपति के पद पर चले जाइए, जज बन जाइए। पत्रकार की तो कोई सूद लेने वाला नहीं। अभी भी इस कमेंट में गाली दे रहे हैं। बताइए, ऐसे लोग, इनकी परवरिश कैसी है? एक शर्मा है जो मुझे गाली दे रहा है, उसके नाम है शशि रंजन शर्मा। सोचिए ये लोग, इनकी हिम्मत कहां से आती है? ये लोग इस तरह से गाली देते हैं। दिलीप मंडल को देखिए गाली देते हैं, बहन जी को गाली देते हैं, लालू यादव को गाली देते हैं, कांसीराम साहब को गाली देते हैं, मायावती जी को। मतलब ये तमाम जो SC ST OBC और किसान कम्युनिटी के नेता हैं, पत्रकार हैं, तमाम बोलने वाले लोग हैं, उनको ये गाली देते हैं। इसकी वजह यह है कि हम लोग निशा बांगरे की तरह हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं और इनका प्रतिरोध नहीं करते। मुझे रोज दर्जनों कॉल आते हैं, 100 से ज्यादा। कहीं जमीन कब्जा कर लिया, कहीं FIR नहीं हो रही है, कहीं जाति सूचक गालियां दी गई है, कहीं मारपीट की गई है। आखिर क्या वजह है कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी जो है वो चुप, इस तरह से लाचार और बेबस है? इसकी सिर्फ एक वजह है। इस देश का जो SC ST OBC किसान जातियों का जो पढ़ा लिखा समाज है वो या तो घोर डरपोक है, या घोर स्वार्थी है, या घोर मतलबी है। जिस दिन निशा बांगरे की तरह लोगों ने अपने संवैधानिक अधिकार के लिए बोलना शुरू कर दिया, उसी दिन इस देश में जातिवादी मनुवादी लोगों की चूल्हे हिल जाएंगे। एक एग्जाम्पल समझिए, उत्तर प्रदेश में एक पुलिस के मुस्लिम अधिकारी थे, वो दाढ़ी रखते थे, उनको तब तक नहीं नौकरी ज्वाइन कराया गया जब तक वो दाढ़ी न कटा ले। मध्य प्रदेश का एक ड्राइवर था मध्य प्रदेश पुलिस में, SP ने मूंछ रखने को लेकर कहा, उस शख्स ने रिजाइन कर दिया, मीडिया में गया और अपनी बातें दुनिया को बताई और बाद में उसको नौकरी पर लेना पड़ा। तो आपको लड़ना पड़ेगा, अगर लड़ेंगे नहीं तो आपके अधिकार नहीं मिलेंगे। एक बार फिर से सुनिए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मेरे ही मकान के उद्घाटन में सर्वधर्म प्रार्थना में मेरी आस्था सर्वधर्म के धर्मगुरुओं में होने में और भगवान बुद्ध की अस्थियों के दर्शन करने की जो मेरी धार्मिक भावना थी वो मेरी हृदय से आहत हुई है। मैं इससे बहुत दुखी हुई यह पत्र प्राप्त करके कि जब मैं एक अधिकारी होते हुए, एक डिप्टी कलेक्टर होते हुए, अगर मैं अपनी धार्मिक भावनाओं को, अपने मौलिक अधिकारों को अपने ही घर के उद्घाटन में शामिल होने की अनुमति अगर मुझे नहीं मिल सकती है तो यह संवैधानिक अधिकारों का हनन है। और अगर मैं अपने ही अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती इस पद में रहते हुए तो मैं इस पद में रहना उचित नहीं समझती हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने अधिकारों के लिए लड़कर मैं प्राप्त नहीं कर सकती तो फिर मैं
किसी के लिए भी नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए कल दिनांक 22 जून 2023 को जीएडी से मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पत्र प्राप्त हुआ था और आज तहसीलदार के माध्यम से ये पत्र प्राप्त हुआ है। इस पत्र के आलोक में मैंने अपना इस्तीफा प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा है कि मेरी जो धार्मिक आस्थाएं हैं, सर्वधर्म प्रार्थना करने की और जो मेरा मौलिक अधिकार है कि अपने घर के उद्घाटन में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने पति के साथ रहने का जो मेरा अधिकार है, अगर यह अधिकार मुझे नहीं मिलता है तो मैं इस पद पे नहीं बने रहना चाहती हूँ। आज मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ी हूँ। यह आयोजन जो है सर्वधर्म का आयोजन है। यह आयोजन सर्वधर्म गुरुओं के द्वारा किया जाएगा तो यह अवश्य होगा। और इस तो सोचिए, ये निशा बांगरे हैं और शेड्यूल ट्राइब से आती हैं और इस तरह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जिस दिन बहुजन समाज के लोगों ने रेसिस्ट करना शुरू किया, सरसन करना शुरू कर दिया, उनके संवैधानिक अधिकार मिलने शुरू हो जाएंगे। आप सोचिए किस तरह से इस देश में ये सब कुछ होता है कि डिप्टी कलेक्टर को छुट्टी नहीं दी जाती है, डिप्टी कलेक्टर और उसको इस्तीफा देना पड़ता है। ये समझिए, आपको इस देश के 90% आबादी के साथ लगातार जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव रहा है। चूंकि ये बुद्धिस्ट हैं, इन्होंने कहा कि मैं बुद्ध धर्म को मानती हूं और मैं एक सर्वधर्म संभाव करना चाहती थी, अपने गृह प्रवेश में जाना चाहती थी। डिप्टी कलेक्टर को छुट्टी नहीं मिलती और वो रिजाइन करती है। आप सोचिए, इस देश के मैं जानता हूं नेशनल दस्तक कौन लोग देखते हैं। इस देश के आईएएस, आईपीएस, ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर, इंजीनियर, नौकरी पेशा लोग, दुनिया भर में रहने वाले लोग, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के नागरिकों को समझना पड़ेगा, इस देश में साजिश के तहत सिर्फ 10% लोगों का सिस्टम पर कब्जा है। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, इन तमाम जगहों पर कब्जा है और बाकी लोगों को बाकी की आस्था हो, बाकी के संवैधानिक अधिकार हो, बाकी के ह्यूमन राइट्स हो, बाकी के बोलने का अधिकार हो, सबकी धज्जियां उड़ाते हैं। लोगों के पास हजारों लाखों टेलीविजन चैनल हैं, हजारों अखबार हैं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक का कब्जा है। उसके बाद भी ये लोग गैर संवैधानिक तरीके से बात करता है। वो इसीलिए क्योंकि इस देश के 90% लोग लाचार हैं, बेबस है, अशिक्षित है, उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जा रहा है। उनका मीडिया नहीं है, जुडिशियरी नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी नहीं है, बिजनेस नहीं है, स्पोर्ट्स नहीं है, खेल नहीं है। इसीलिए उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। आप सोचिए, आज बिहार में एक बैठक हुई, तमाम टेलीविजन चैनल पर बहस चल रही है। सोचिए, पटना में जिन 16 पार्टियों की बैठक आज चल रही है, उनके कुल 1722 एमएलए हैं। ये बीजेपी से लगभग 400 ज्यादा हैं। भारत में तानाशाही को लेकर जो डर दिखाया जाता है वो गैरवाजिब है। बहुत बड़ा देश है, दक्षिण में बीजेपी नहीं है, पूर्वोत्तर को छोड़ दे तो पूरे पूर्वी भारत में कहीं नहीं है। आप सोचिए कि किस तरह से ये जो आज के टीवी अखबार हैं, इतनी बड़ी बैठक के बाद सबसे ज्यादा इस बैठक को लेकर अगर किसी के पेट में दर्द है तो वो मीडिया। इस देश में मीडिया में वो ताकत होती है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। इस देश के बहुजन समाज, किसान जातियों को, एससी, एसटी, ओबीसी किसान जातियों को टीवी अखबार नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो आपके दिमाग में आपके ही नेताओं के खिलाफ, आपके ही संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ आपके दिमाग में जहर बोता है। इस देश की मीडिया घोर जातिवादी, मनुवादी है। आज सोशल मीडिया पर देखिए आप, सबसे ज्यादा एससी, एसटी, ओबीसी और संवैधानिक अधिकारों की बात और उसके पक्ष में सोशल मीडिया पर लिखा जाता है। इस देश का टीवी अखबार रिपोर्टिंग नहीं करता है, वो अपने जातिवादी एजेंडे, अपने धार्मिक एजेंडे, अपने सांस्कृतिक एजेंडे को आगे बढ़ाता है। और जब आप पढ़ लिख लेंगे, सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये देश जब तक फूले, पेरियार, अंबेडकर, सावित्रीबाई फूले, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, कांसीराम साहब, मान्यवर कांसीराम, इनके विचारों पर नहीं चलेगा, तब तक इस देश के 90% लोगों का संवैधानिक अधिकार नहीं मिल पाएगा।
और वो इस देश में, इतने बड़े देश में, इतने महान देश में अपने संवैधानिक अधिकार के लिए एक डिप्टी कलेक्टर को इस्तीफा देना पड़ता है। एक भी SC ST OBC किसान कम्युनिटी के IAS IPS कलेक्टर SP से पूछिए कि क्या वो बिना अपमान सहे, बिना भेदभाव के अपनी नौकरियां पूरी करते हैं। राजेंद्र प्रसाद सिंह की बहुत बड़ी लाइन याद आ रही है कि इस देश के बहुजनों के लिए, खासकर SC ST OBC के लिए नौकरी पा लेना आसान है क्योंकि रिजर्वेशन है, लेकिन सम्मान से नौकरी पूरा कर लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि उस सिस्टम में नहीं है। आज बिहार में विपक्षी दलों की बैठक हुई, 16 दल मिले, उसमें सवर्ण नेता भी थे, लेकिन सारा टीवी अखबार उसके खिलाफ है। इसकी क्या वजह लगती है? रिपोर्टिंग करते हैं, ये पत्रकार हैं? बिल्कुल नहीं। और सोचिए, हेमंत विश्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, जिनकी पूरी पैदाइश कांग्रेस में हुई, जो लगातार कांग्रेस में रहे हैं, अभी पिछले साल आके उन्होंने मुख्यमंत्री का पद लिया है, वो किस तरह से सांप्रदायिकता, बराक ओबामा को हुसैन ओबामा कहते हैं। कपिल मिश्रा, आप सोचिए, ये तो ब्राह्मण समाज के नेताओं को ये प्रिविलेज है कि वो जब चाहे इस पार्टी में, जब चाहे उस पार्टी में। SC ST OBC को तो ये भी प्रिविलेज नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में SC ST OBC के नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे कलेक्टर हो, SP हो, उनके साथ बुरा व्यवहार होता है और मैं उसको रोज झेलता हूं। सबसे ज्यादा गाली दी जाती है मुझे, जबकि न मैं किसी जाति के खिलाफ बोलता हूं, न किसी धर्म के खिलाफ बोलता हूं, न किसी लिंग के खिलाफ बोलता हूं। मैं संवैधानिक दायरे में रहकर इस देश की बहुसंख्यक आबादी के संवैधानिक अधिकारों की बात करता हूं। मैं जातिवाद के खिलाफ बात करता हूं, कर्मकांड के खिलाफ बात करता हूं, लैंगिक भेदभाव के खिलाफ बात करता हूं। पता नहीं है उनको कैसे लग जाता है कि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूं। मैं जातिवादियों को कहता हूं, मनुवादियों को कहता हूं कि ये लोग गलत कर रहे हैं। पता नहीं उनको क्यों बुरा लगने लगता है। क्या वो जातिवादी हैं, मनुवादी हैं? मैं जब इस देश में संवैधानिक अधिकारों की बात करता हूं तो एक भी SC ST OBC मुझे गाली नहीं देता है। गाली देने वाले कौन लोग हैं? मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के SC ST OBC को अपने संवैधानिक अधिकार के लिए निशा बांगरे की तरह जब तक सजग नहीं होंगे, जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती है, उस समाज की राजनीतिक जड़ें भी मजबूत नहीं होती है। क्या हम लोग इस देश में दोयम दर्जे के नागरिक हैं? सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2 सवाल लेना था। उन्होंने, जब उन पर सवाल पूछा गया कि क्या आप एक धर्म विशेष के लोगों को, आपके देश में लोग अत्याचार हो रहा है, उन्होंने क्या कहा? संविधान, संविधान, संविधान। भारत का संविधान इस तरह के किसी भी काम की इजाजत नहीं देता है, न तो लैंगिक भेदभाव का, न जातिवाद का, और न ही धार्मिक भेदभाव का। आप सोचिए, बाबा साहेब का संविधान नहीं होता तो क्या आज इस देश के प्रधानमंत्री दुनिया के दूसरे देश में जाकर अगर आज सीना तान कर बोल रहे हैं क्योंकि उनके पास संविधान है। लेकिन इसी देश में लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं। लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे भेदभाव होता है। ये अलग बात है कि हम दुनिया के पटल पर इस बात को नहीं रखते हैं। हमारा भारत का मसला है, घर की बात है, हम इसको सुधारना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर बाबा साहेब अम्बेडकर का इस तरह का समानता, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी पर वाला संविधान नहीं होता तो क्या हमारे प्रधानमंत्री आंख मिलाकर ये बात बोल पाते? जब उन पर उनकी सरकार पर हमला हुआ था तब उन्होंने संविधान का सहारा लिया और तब जाकर उनकी साख बची। लेकिन इस देश की मीडिया, मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया, ब्राह्मणवादी मीडिया इस देश के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। और इस देश की सारी जो व्यवस्थाएं गड़बड़ चल रही है, चाहे गरीबी हो, बेरोजगारी हो, चाहे इस देश की सीमा की सुरक्षा का मामला हो, इन सब चीजों के लिए इस देश में विज्ञान नहीं है, तकनीक नहीं, इन सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो इस देश का वो तबका, पढ़ा लिखा तबका, जो तमाम संवैधानिक अधिकार की वजह से तमाम बड़े पदों पर पहुंचा हुआ है और कर्मकांड फैलाता है, चाहे वो मीडिया में हो, जुडिशरी में हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, जो जातिवाद करता है, कर्मकांड फैलाता है,
जो भेदभाव करता है, कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं लिंग के आधार पर, वो कौन लोग हैं? जो ये जो भी लोग हैं वो असंवैधानिक है और वो भारत के हिसाब से, भारत के संविधान के हिसाब से गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं। इस देश के हर नागरिक को भारतीय बनना पड़ेगा। संवैधानिक अधिकारों, जिसका जो संवैधानिक अधिकार है इस देश के नागरिकों का, उसको सुरक्षित रखना पड़ेगा, तभी हम एक बेहतर और मजबूत मुल्क बन पाएंगे। अगर ऐसा संविधान नहीं होता तो प्रधानमंत्री क्या कहते? कहिए ना कि मनुस्मृति था हमारे पास, बोलिए। भारत का संविधान भारत की दुनिया भर में सम्मान का प्रतीक है। बुद्ध, कबीर, रैदास, अंबेडकर, फूले, पेरियार, इन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, सवाल नहीं उठा सकता कि इन्होंने किसी के खिलाफ काम किया हो। इन लोगों ने संवैधानिक मानवीय मूल्यों के लिए काम किया। जिनको जाति, धर्म या लिंग के आधार पर जिनका शोषण हुआ, उनके लिए काम किया और इसलिए दुनिया में सम्मान के काबिल है। और हमारा संविधान भी वैसा ही है जो मानवीय मूल्यों, मानवीय अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, चाहे जाति के आधार पर हो, सबको इक्वल राइट देता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में अगर सहारा लिया तो वो संविधान का लिया, बस जरूरत है कि उस संविधान को पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया जाए। लेकिन इस देश की मीडिया, टीवी, अखबार इस देश की हर बीमारी के लिए यही जिम्मेदार है। टीवी, अखबार, जब तक आप लोग इस देश की मीडिया को देखते रहेंगे, टीवी, अखबार को, ये मनुवादियों का, जातिवादियों का गढ़ है। और ये लोग इस देश में कर्मकांड, जातिवाद, गैर बराबरी, अशिक्षा, बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि इन लोगों की जिम्मेदारी थी देश को आगाह करना, देश का आंख कान बनना। लेकिन ये जातियों के गिरोह हैं, एक कर्मकांड के पोषक लोग हैं, लैंगिक भेदभाव के विपक्षधर लोग हैं। इस देश का टीवी, अखबार जब तक नहीं सुधरेगा, तब तक हम इस मुल्क को और बेहतर मुल्क नहीं बना पाएंगे। इसलिए इस टीवी, अखबार पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। सब लोग जातिवादी मानसिकता, लैंगिक भेदभाव वाली मानसिकता और कर्मकांड से घिरे हुए लोग हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।